नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी के मुद्दे पर बिहार सरकार के दो मंत्रियों की राय अलग अलग है। जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान की अगर माने तो इस तरह के मसले से आपसी भाईचारे पर असर होगा। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ज्ञानवापी के चलते सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा। वहीं ज्ञानवापी पर डिप्टी सीएम रेणु देवी का भी बयान सामने आया, वो भी आपको बताते हैं। रेणु देवी ने कहा कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जो सत्य है उसे सामने लाना ही पड़ेगा और ऐसे मसलों से देश का सद्भाव बिगड़ने वाला नहीं है। तो ये दो बयान डिप्टी सीएम रेणु देवी और अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान का हम आपको सुना रहे हैं। सबको लेकर चलने की बात करते हैं। जो संविधान है, जो संविधान के मुताबिक चलने की बात करते हैं, जिसमें किसी को चोट न लगे, कोई वर्ग समुदाय का हो उसको तकलीफ न हो, उसको मानने वाले हम लोग हैं और मेरी पार्टी मानने वाली है। वहाँ का मैंने भी सुना है, चल भी रहा है। मैं यही कहूँगा मैसेज देना, जो होना है होगा, हो रहा है, देख ही रहे हैं। लेकिन मैसेज दूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ न हो जिससे कि भाईचारा आपस का बिगड़ जाए। हिंदुस्तान को बनाने में, सींचने में बड़ा लोगों ने कड़ा मेहनत किया। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से हिंदुस्तान को संभाल कर हम लोग को दिया है, उसको लेकर हमको चलना चाहिए। देखिए, जो संस्कार और संस्कृति है, अगर बिछड़ा अगर संस्कृति मेरे सामने आता है तो लोगों को चाहिए कि अपनी संस्कृति और विरासत को उच्च शिखर पर ले जाए। कब तक हम लोग ऊँची राजनीति करते रहेंगे? कब तक करेंगे तो अपने संस्कृति की रक्षा करेंगे और अपने संस्कार की रक्षा करेंगे। कोई माहौल बिगड़ने की बात नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। नीतीश जी को बहुत धन्यवाद उनकी पार्टी को देते हैं। तो देखिए, जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान की अगर माने तो इस तरह के मसले से आपसी भाईचारे पर असर पड़ेगा और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। वहीं पर उन्होंने ये भी कह दिया कि ज्ञानवापी के चलते सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा। वहीं देखिए, डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी ये कहा है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जो सत्य है उसे सामने लाना ही पड़ेगा और ऐसे मसलों से देश का सद्भाव बिगड़ने वाला नहीं है। तो ये दो बयान हम आपको सुना रहे थे, एक डिप्टी सीएम रेणु देवी का और वहीं अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान का। दोनों की राय अलग अलग है। ज्ञानवापी के मुद्दे पर बिहार सरकार के दो मंत्रियों की राय अलग अलग है, जो अभी हम आपको सुना रहे थे। और ज्ञानवापी के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इस पर उनकी राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको उनका भी बयान सुनाते हैं। आप अपना ही राय रखिए। आप अपना ही राय रखिए। और राज्यसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू के उम्मीदवार अनिल हेगड़े ने नामांकन कर दिया है। उनके नामांकन में सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री मंगल पांडे, मंत्री संतोष सुमन समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। अनिल हेगड़े के नॉमिनेशन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अनिल हेगड़े पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और इसलिए पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार के तौर पर चुना है। सबके मन में ये बात थी कि भाई इनको एक अवसर मिलना चाहिए, वही हम लोगों ने किया। तो फिर अभी ये आए हैं, लेकिन इनकी कोई व्यक्तिगत कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये लगातार काम करने वाले व्यक्ति हैं और आप जान लीजिए कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और पहले भी तो कितना मूवमेंट करते रहते। और वहीं देखिए, पूर्णिया के डगरुआ बीडीओ के जिन 4 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है, उनमें पटना भी शामिल है। पटना के दानापुर में डिफेंस कॉलोनी में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। भ्रष्टाचार के बल पर अकूत संपत्ति अर्जित करना बिहार के अफसरों को महंगा पड़ रहा है। आर्थिक अपराध इकाई हो या निगरानी या फिर स्पेशल विजिलेंस यूनिट लगातार ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज एक बार फिर से आर्थिक अपराध इकाई की टीम
डगरुआ पूर्णिया के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं अजय कुमार प्रिंस, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और पटना के दानापुर में उनके इसी मकान पर छापेमारी चल रही है, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर में डीएसपी के नेतृत्व में फिलहाल छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान के मारे तो ये जो पदाधिकारी हैं इनके खिलाफ आय से अधिक तकरीबन 229% संपत्ति मिली है और आज इनके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पटना के दानापुर में इस मकान के अलावा इनके यहाँ दालकोला जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ पर मकान में छापेमारी चल रही है और इसके अलावा इनके पैतृक आवास जो वैशाली जिले में पड़ता है वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। अब छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो बाद में पता चल पाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध इकाई जिस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रही है वैसे में जो भ्रष्ट और धनकुबेर अफसर हैं उनमें परेशानी जो है वो बढ़ गई है और लगातार ऐसे अफसर चिन्हित किए जा रहे हैं और आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। एक बार फिर से आर्थिक अपराध इकाई ने दबिश दी है और आर्थिक अपराध इकाई लगातार पिछले 2022 में अगर बात कर लें तो कई ऐसे जो भ्रष्ट अफसर हैं उनको अपनी रडार पर लिया है और कार्रवाई के तहत उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करते हुए कानूनी धाराओं के अनुसार उन पर एक्शन लिया गया है। तो आज अजय कुमार प्रिंस जो वीडियो हैं पूर्णिया में पोस्टेड हैं एक ब्लॉग में, उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई चल रही है, निगाहें छापेमारी खत्म होने तक है कि क्या 229% जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन के बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है वहीं तक यह मामला ठहरता है या फिर उससे आगे भी बढ़ता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए पूर्णिया के डगरुआ बीडीओ अजय कुमार प्रिंस के कार्यालय में करीब आपको बताते चले कि 2.25 घंटे तक ईओयू ने छापेमारी की। ईओयू की 8 सदस्य टीम ने कई दस्तावेजों को भी यहां पर खंगाला। इस दौरान टीम के सदस्यों ने बीडीओ और नाजिर को भी बुलाया, लेकिन दोनों में से कोई टीम के सामने उपस्थित नहीं हुए। ईओयू में बीडीओ अजय कुमार प्रिंस पर अकूत संपत्ति जमा करने का मामला सामने आया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई और फिर आज उनके दफ्तर पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। सर क्या कुछ मिला सर यहाँ से? हम लोग कुछ नहीं बोले आया मामला सामने तो सर नहीं बोल सकते। और बिहार सरकार के आदेश के बाद गया के तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह पर भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के थाने में यह केस दर्ज किया गया। आपको बताते चले कि सरकार ने इस मामले में केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। गया में पदस्थापना के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगा है। वहीं गया के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा और तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का आदेश जारी किया गया है। इन दोनों के खिलाफ खुद डीजीपी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। अगर आईजी और एसपी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि एसवीयू के डीआईजी ने तीनों के खिलाफ गया में रहकर जांच की और उसके बाद सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपी थी। और नाबालिग रेप पीड़ित के गर्भपात मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ी संवेदना दिखाई है। कोर्ट ने नाबालिग के गर्भपात की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने यह कहा कि 30 से 32 सप्ताह का गर्भ है और इस हालत में गर्भपात कराना बहुत ही खतरनाक है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि बच्चे के जन्म के बाद उसके लालन पालन को लेकर नाबालिग लड़की और उसके परिजनों पर कोई दबाव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एनजीओ की निगरानी में उसका लालन पालन होगा और कोई गोद लेना चाहे तो ले सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकार को पीड़िता की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा है। कोर्ट ने पीड़िता के खाते में 1 लाख रुपए डालने का भी आदेश दिया है। दरअसल रेप की वारदात के काफी समय के बाद लड़की को गर्भवती होने का पता चला। पीड़िता की सेहत और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत के मद्देनजर कोर्ट ने गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वह चाहे तो बच्चे को जन्म के बाद छोड़ सकती है। समस्तीपुर की 16 साल की नाबालिग से रेप हुआ था, जिसमें लड़की गर्भवती हो गई। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने पटना एम्स में पीड़िता की जांच का निर्देश दिया। पटना एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पीड़िता को
30 से 32 सप्ताह का गर्भ है। ऐसी स्थिति में गर्भपात नहीं कराया जा सकता, जिसके बाद कोर्ट ने बाल कल्याण समिति और बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक और बेगूसराय के डीएम को पीड़िता की देखभाल कराने का, साथ ही उसे सरकारी अस्पताल में मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कोर्ट मेडिकल करवाई और मेडिकल में आया 28 वीक्स का प्रेगनेंसी आया, तो उस स्थिति में एबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता था। उस ऑर्डर को, पॉस्को एक्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट फिर मेडिकल करवाए और उसमें करीब 30 से 32 सप्ताह का प्रेगनेंसी पाया गया और फाइनली माइनर गर्ल है तो उसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे स्थिति में न्यायालय का आदेश हुआ है कि हेल्थ सेक्रेटरी 1 लाख रुपया देंगे और उनका लुक आफ्टर किया जाएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और कोई एक एनजीओ है प्लस डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी जो है वो देखेगी पूरे मामले को, ताकि बच्चे को और उसकी मां को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। और इसी बीच गया से आपको बड़ी खबर बता दें, गुरारू एसबीआई बैंक में डकैती की घटना सामने आई है। 16 लाख रुपए की डकैती हुई है। यहां पर 5 की संख्या में डकैतों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर डकैती की गई और बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर यहां पर पैसे लूटे गए हैं। 16 लाख रुपए की डकैती की घटना यहां पर सामने आई और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मुजफ्फरपुर में करोड़ों की शराब जब्त की गई है। 3 पिकअप पर शराब जो है वो लदी थी। उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। अहियापुर और बोछा में ये कार्रवाई की गई। खुफिया बॉक्स में शराब रखी गई थी, तो ये बड़ी सफलता आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम को ये बड़ी सफलता मिली है और अहियापुर और बोछा में ये कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि खुफिया बॉक्स में ये शराब छुपा कर रखी गई थी। 3 पिकअप पर शराब लदी थी और उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। मुजफ्फरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर करोड़ों की शराब जो है वो जब्त की गई। और बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर खड़े ट्रक से कार टकराई और इस टक्कर के बाद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर खड़े ट्रक से एक कार टकरा गई। टक्कर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। फतुहा के भिखुआ में यह हादसा हुआ। 4 लेन पर यह हादसा हुआ है और हादसे में एक युवक जो है वो जख्मी बताया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर फतुहा के भिखुआ में यह दर्दनाक हादसा हुआ। 4 लेन पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक जो है वो जख्मी बताया जा रहा है, जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। और देखिए, 3 बेटों के बाद भी बुजुर्ग दंपति को सड़कों पर रात बिताने को मजबूर होना पड़ रहा है और दर-दर की ठोकरें खाते और प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं बुजुर्ग। इस रिपोर्ट को देखिए। हाथ में आवेदन लेकर जगह जगह भटक रहे इन बुजुर्ग दंपत्ति को देखिए। इन दोनों के चेहरे पर मायूसी का कारण कोई गैर नहीं है, बल्कि इनके तीनों लड़के हैं, जिन्होंने बुजुर्ग माता पिता को घर से बेघर कर दिया है, जिसके कारण ये दोनों सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जिससे इनका बुढ़ापा सही से कट सके। अपनों के जुर्म की सजा काट रहे बुजुर्ग दंपत्ति राजधानी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्हें इनके लड़कों ने घर से बेदखल कर दिया है और दर दर की ठोकर खाने को विवश कर दिया है। करीब 7 महीने से रघुनाथ यादव और उनकी पत्नी गिरिजा देवी पर बेटों के जुर्म का ऐसा पहाड़ टूटा है कि दोनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। दोनों न्याय की गुहार तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने बेटों से अपना जुर्म भी पूछ रहे हैं। हमको कोरोना हो गया था, हम उसको सब ऊंचा चाबी दे दिए घर का कि तू लोग अब चलाओ,
उसके बाद ये लोग चलाया, और जब हम ठीक भी हुए तो हम चाबी नहीं लिए कि तू चला ही रहे हो तो हम काहे ना चाबी ले भेजा। उसके बाद इनका लड़का भुतलाया तो कह रहे कि सबके गार्जियन तो ही ना, समुच्चा लड़का को तोड़े ना देखना है। औलादों के सितम का सजा झेल रहे बुजुर्ग दंपत्ति की रात की नींद तो उड़ ही गई है, दिन का चैन भी छिन गया है, क्योंकि अब इनका कोई ठिकाना भी नहीं जहां ये चैन से रह सके। सुबह से शाम तक कभी थाने तो कभी एसएसपी कार्यालय का ये दंपत्ति चक्कर काटते फिर रहे हैं, लेकिन 7 महीनों से ना तो पुलिस बेटों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही इनके बेटे बुजुर्ग पिता की बदहाली पर तरस खा रहे हैं, और ना ही किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग मां पर। बच्चे लोग को बहुत बढ़िया से हम लोग पोसे पाले, दुखड़ा मजदूरी कर सर, आज बाल बच्चे को कहाँ से कहाँ ले आए कमा करके सब बच्चे लोग के, आज बच्चे लोग हमारे साथ बहुत धोखा किया है सर। सड़क पर बची हुई जिंदगी को जीने के लिए संघर्ष कर रहे इस बुजुर्ग दंपत्ति की बदहाली को देखकर उन बुजुर्ग माँ बाप को सतर्क हो जाने की जरूरत है, जो अपनी औलाद के जीवन को संवारने के लिए खुद की जिंदगी की परवाह नहीं करते और औलाद की खुशहाली के लिए सारी खुशियां न्योछावर कर देते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां पर रहीमपुर स्कूल में गर्मी की छुट्टी से पहले ही बच्चों को छुट्टी दे दी गई। स्कूल में कई दिनों से ताला लटका है। हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा करीब 9:30 बजे स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल में ताला लटका हुआ नजर आया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमरजीत सिन्हा। हम मौजूद हैं फुलवारी शरीफ के रहीमपुर में और हमारे पीछे है प्राथमिक विद्यालय रहीमपुर, जो पूरी तरह से अभी बंद दिखाई दे रहा है। गर्मी की छुट्टी अभी हुई नहीं है, लेकिन उसके पहले ही यहाँ के शिक्षकों ने इसे बंद कर दिया है। और आप ताला भी देख सकते हैं, इसमें जो है ताला लगा हुआ है। ये ताला आप तस्वीरों में देख लीजिए कि ताला लगा हुआ है। स्कूल पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। ये गर्मी की छुट्टी 23 तारीख से होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही इसे जो है बंद कर दिया गया है। और ये बातें भी कही जा रही है कि इसको शिफ्ट करने का प्रस्ताव गया है, लेकिन प्रस्ताव जाना और स्कूल को बंद करना ये दोनों अलग बात है। और अभी स्कूल बंद है। यहाँ पे कुछ लोग स्थानीय मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्यों स्कूल जो है बंद है। हम लोग तो स्कूल के लिए एक बार टीचर को भी आके यहाँ बोल चुके हैं, एक बार वीडियो भी इसका वायरल किए थे और बिना इंफॉर्मेशन के बंद किए हैं। वही थोड़ा देर पहले हम बच्चा से भी न्यूज़ लिए कि क्यों बंद है, तो बच्चा के एक गार्जियन बताया कि मास्टर का तबीयत खराब है। तो मास्टर का अगर तबीयत खराब है तो बिना सूचना दिए हुए और मान लिया जाए कि सिर्फ प्रिंसिपल का तबीयत खराब है, बाकी टीचर तो हैं, उसके बाद युद्ध क्यों बंद कर दिया, अब उसका जवाब तो प्रिंसिपल ही देंगे। ये स्कूल बंद है, यहाँ और लोग भी हैं, क्या कहेंगे? हमेशा खुलता है स्कूल? नहीं, महीना में मतलब कि 10 रोज खुलता है, बाकी रोज अपना अपना काम में सब रहते हैं, सब टीचर। क्या नाम है आपका? हमारा मनोज प्रसाद। तो बाकी दिन जो है टीचर अपने कामों में रहते हैं और ऐसे स्कूल महीना में, जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि कम दिन ही खुला रहता है, ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होगा और बच्चे पढ़ाई किस तरह से कर पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। हालांकि इसमें आला अधिकारी संज्ञान लिए हैं और कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं। दानापुर के फुलवारी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज मामले में ये सजा सुनाई है। 1988 रोड रेज मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है और नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज मामले को लेकर ये फैसला लिया है। 1988 रोड रेज मामले को लेकर ये सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। 1988 के रोड रेज के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर सिविल कोर्ट से एक कैदी फरार हो चुका है। पेशी के दौरान
कैदी फरार हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पटना से, जहां पर सिविल कोर्ट से एक कैदी फरार बताया जा रहा है। पेशी के दौरान कैदी जो है वो फरार हो गया। पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाई और फरार कैदी को तुरंत ही पकड़ लिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।